नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश यादव प्लेटिनम क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें जीएस का पोर्शन आता है तो उसमें ज्योग्राफी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। उसी क्रम में हम आपके सामने यहाँ पे लेकर प्रस्तुत हैं ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, जिसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो आप अच्छे से हमारे साथ जुड़े रहिए और आज की क्लास आज पूरा एंड तक देखेंगे, ठीक है। तो इसमें से आप देखेंगे कि बहुत सारी जानकारियां जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे कि भारत की सामान्य जानकारी से स्टार्ट करेंगे और भारत की भौगोलिक स्थिति से लेकर हम इसको एंड तक चलेंगे, ठीक है। तो चैप्टर वाइज जिन्होंने भी ज्योग्राफी को चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक वाइज सेशन है वो चलेगा। अब चैप्टर वाइज पढ़ने से क्या है कि हमारे माइंड में भी एक सेटअप बन जाता है, जिससे चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए भारत की सामान्य जानकारी लिखा गया है। इसमें हम देखेंगे देश का नाम हमारे भारत है, राजधानी नई दिल्ली है। कुल राज्यों की बात करें तो 28 राज्य हमारे हैं और इसमें केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 8 हैं। कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, कुल राज्य 28 हैं। तो इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो स्थिति है भारत के मैप में, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अभी इसको मैं मैप के थ्रू भी दिखाऊंगा। यहाँ पे नोट करके कुछ चीजें लिखी गई हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, क्योंकि इसके पहले जम्मू कश्मीर में ही लद्दाख का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन इस तारीख के बाद से अब ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। दूसरा नोट आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा कि 26 जनवरी 2020 को दमन दीप और दादर नगर हवेली, ठीक है, ये दोनों पहले अलग हुआ करते थे, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन 26 जनवरी 2020 के बाद से इस दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मर्ज करके एक कर दिया गया, यानी दमन दीप और दादर नगर हवेली को सम्मिलित रूप से एकीकृत करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और इसकी राजधानी दमन को बना दिया गया। राजधानी की अगर बात करें कि राजधानी क्या बनाई गई है, यानी दमन दीप और दादर नगर हवेली की सम्मिलित राजधानी दमन बनाई गई है, ठीक है। क्या बनाई गई है? दमन बनाई गई है। तो ये इसमें जो नोट वाली चीजें हैं ये काफी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये डेट पूछा जा सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए जो मैंने पीछे बताया है, यहाँ पे स्थिति देखेंगे दादर नगर हवेली की, कि भारत की मैप में अगर हम देखते हैं तो ये दादर नगर हवेली और दमन द्वीप कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको दादर नगर हवेली और दमन द्वीप की स्थिति आपको दिखेगी। ये जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे स्थित है। कहाँ पे है? गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे स्थित है, ठीक है ना। गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे स्थित है। गुजरात और कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र के बॉर्डर पे स्थित है, ठीक है। अब इसमें जो दीव है, ठीक है ना, दमन जो है बिल्कुल भी दोनों के सीमा पे क्षेत्र पे स्थित है और जो दीव है वो एक द्वीप के रूप में स्थित है, ठीक है, जो कि गुजरात के दक्षिण वाले क्षेत्र में यहाँ पे क्या स्थित है? यहाँ पे आपका यहाँ पे द्वीप स्थित है, ठीक है ना, जो एक द्वीप के रूप में है। ये बिल्कुल सटा हुआ लेकिन द्वीप के रूप में है। अब देखिए यहाँ दादर दमन एंड दीप दादर नगर हवेली लिखा हुआ है, ठीक है ना, जिसमें दादर नगर हवेली की पहली राजधानी सिलवासा हुआ करती थी, है ना, और दमन द्वीप की राजधानी दमन हुआ करती थी। लेकिन अब सम्मिलित रूप से दोनों की राजधानी दमन हो गई है, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे कि दमन दीप दादर नगर हवेली का मैप में कुछ इस प्रकार से इसका मानचित्र बनता है दादर नगर हवेली का, जिसका इसका जूम आउट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि भारत की नक्शे में, है ना, भारत के नक्शे में जो भी राज्य दिए गए हैं, ठीक है, उस राज्य की स्थिति आपको पता होना चाहिए कि भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। कौन सा राज्य पश्चिम में स्थित है, पूरब में, उत्तर में या फिर दक्षिण में स्थित है, ठीक है। खास करके पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के राज्यों को आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना।
क्योंकि उत्तर भारत का हमारे दिमाग में उत्तर भारत ही हमेशा चलता रहता है, जिसकी वजह से पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत कहीं ना कहीं हम इग्नोर करते हैं। तो इसको इग्नोर नहीं करना है। इन सभी राज्यों को मैप के थ्रू याद करेंगे, मैप के थ्रू याद रखेंगे तो ज्यादा दिन तक याद रहता है। चलिए इसी क्रम में देखेंगे कि कुछ जो फैक्ट है, स्टैटिक फैक्ट है ना, इसको भी देखते हैं। जैसे राष्ट्रगान क्या है हमारे देश का, जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। और भारतीय संविधान में इसे कब अंगीकृत किया गया है, 24 जनवरी 1950 को। दूसरी बात कि राष्ट्र जो गीत है, ठीक है, राष्ट्र जो गीत है ना, राष्ट्र जो गीत है वो क्या है, वंदे मातरम, ठीक है ना, वंदे मातरम, जिसे लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। और ये भी 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान में अंगीकृत किया गया है, एडॉप्ट किया गया है। राष्ट्रीय पशु आप सभी को पता होगा, जिन्हें नहीं पता है वो याद रखेंगे। नेशनल एनिमल जो है हमारा बाघ है, क्या है, बाघ है, टाइगर, बाघ। राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड जो है वो मोर है, ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प जो है, नेशनल फ्लावर कमल। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। और उत्तर प्रदेश की तैयारी करने वालों के लिए विशेष है कि उत्तर प्रदेश का अगर राजकीय पूछा जाए, है ना, राजकीय वृक्ष, पुष्प, पक्षी और पशु, इसमें देख लेंगे कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में राजकीय वृक्ष जो स्टेट ट्री है वो है अशोक, जिसे हम सीता अशोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीता अशोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीता अशोक भी कहते हैं। वहीं यूपी का जो राजकीय पुष्प है, स्टेट फ्लावर, वो पलाश या टेसू है। क्या है, पलाश या टेसू कहते हैं। यूपी का राजकीय पक्षी है ना, सारस। जहां पे हम राष्ट्रीय यानी कि नेशनल बर्ड की बात करेंगे तो मोर है, लेकिन उत्तर प्रदेश का स्टेट जो बर्ड है वो सारस है। क्या है, सारस। वहीं उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है, स्टेट एनिमल, वह बारहसिंगा है। लेकिन नेशनल लेवल पे यही देखते हैं तो हमारा नेशनल एनिमल क्या हो जाता है, बाघ हो जाता है। तो यूपी के रिस्पेक्ट में प्लस नेशनल लेवल पे ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी के आगे बढ़ेंगे और हमारा ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है। अब इसमें देखिए पहले चैप्टर का नाम है भारत की भौगोलिक अवस्थिति। भारत की भौगोलिक अवस्थिति यानी शेप एंड जियोग्राफिकल लोकेशन इंडिया की देखना है इसमें, जिसमें से देखेंगे कि भारत का आकार है ना, क्या शेप है, भारत का क्या शेप है। पूरे वर्ल्ड की मैप में जब देखते हैं तो भारत का वहां पे जो आकार दिखता है किस प्रकार का दिखता है, तो चतुष्कोणीय आकार है। किस प्रकार का है, चतुष्कोणीय यानी क्वाड्रिलेटरल है। कैसा शेप है, क्वाड्रिलेटरल है, 4 कोणों वाली संरचना। अगर इसको हम ऐसे इंडिया के मैप को कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 4 कोणों वाली संरचना जरूर आपको दिखाई देगी, इसीलिए इसको कहते हैं क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, चतुष्कोणीय संरचना वाला कहते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल में यानी एरिया कितना है इंडिया का, देखिए इसमें एरिया में 2 चीजें आपको ध्यान देनी है कि एक तो एरिया टोटल कितनी है, तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ये याद रखिएगा। और दूसरा वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में भारत का एरिया कौन से पोजीशन पे आता है, ठीक है, तो यहाँ पे 7th पोजीशन पे आता है। ये बात आपको एकदम अच्छे से दिमाग में रख के चलनी है। तो भारत एरिया वाइज 7वें पोजीशन का सबसे बड़ा देश है। अब इसमें देखेंगे 7वें पोजीशन पे इंडिया आता है, लेकिन बाकी के 6 और भी कंट्री होंगे जो इंडिया से बड़े होंगे। तो वो बाकी जो 6 कंट्री हैं उनको एक ट्रिक से याद कर लेंगे, क्योंकि इस ट्रिक में ये भी छुपा हुआ है कि बढ़ते से घटते के क्रम में जो देश आते हैं वो भी सम्मिलित होंगे। तो यहाँ पे जो ट्रिक है वह है रक्कूबाई। क्या है, रक्कूबाई। अब इसमें देखो कि रक्कूबाई में आप देखोगे वो सारे कंट्री जो इंडिया से बड़े होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे इसमें सम्मिलित होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो आर से हो जाएगा रूस, रशिया, यानी ये सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा देश। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, रूस हो जाएगा। दूसरे नंबर का विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो है कनाडा। क्या है, कनाडा, जो आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। कहाँ आता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा, ये 2nd लार्जेस्ट कनाडा हो जाएगा। तीसरा जो कि आपका एशिया महाद्वीप का देश है, जिसे कहते हैं चीन
यानी चाइना थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। फोर्थ, यू फॉर यूएसए, यानी इस ट्रिक में जो यू वर्ड आ रहा है ना उसका मीन्स है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। बी से यहाँ ब्राजील है, ब्राजील पांचवा सबसे बड़ा देश है। छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे अपना इंडिया स्थान रखता है। ठीक है, तो ये 7 तो आपको याद रखने ही रखने हैं। इसके अलावा जो 8वां आता है ना वो है अर्जेंटीना, यानी दक्षिण अमेरिकी जो देश है अर्जेंटीना, वो विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश है। 9वां मध्य एशिया का देश कजाकिस्तान है, और अफ्रीका का देश अल्जीरिया जो है वो 10वें पोजीशन पे रखता है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे पहले कि ये 7 इस ट्रिक से याद हो जाए। अगर ये आपको अच्छे से याद हो जाता है उसके बाद 8, 9 और 10 भी याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, इतना इनफ है आपके लिए। अब भाई लगभग 200 देश हैं, तो 200 देशों का क्रम थोड़ी याद रखना है, इतना याद कर लीजिए आपका काम हो जाएगा। क्योंकि अभी जितना भी देखा गया प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है ना, जो भी एग्जाम हुए वनडे के, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बहुत होगा तो 10वें तक पूछ लेगा, इससे ज्यादा नहीं याद करना है आप लोग को। अगर बात करें कि ये जो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इंडिया का, वो पूरे वर्ल्ड में 7वां पोजीशन तो रखता है, लेकिन ये परसेंटेज में कितना कवर करता है तो देखेंगे। अगर 100% पूरा वर्ल्ड है तो उसमें 2.42% इंडिया का क्षेत्रफल आता है। 100% में लगभग 2.5% भारत का क्षेत्रफल कवर करता है। वहीं देख लें कि अगर भारत इस चतुष्कोणीय संरचना में है तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है ना वो 3214 किलोमीटर, कितना है 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है ना ये कितना है, यहाँ पे देखेंगे 2933 किलोमीटर, कितना है 2933 किलोमीटर है, कितना 2933 किलोमीटर है। तो यहाँ आप देखेंगे विश्व के क्षेत्रफल में 2.42% इंडिया का क्षेत्रफल है, उत्तर से दक्षिण 3214 है, पूरब से पश्चिम 2933 है। और ये वाली चीजें आप ध्यान रखेंगे, प्लस ये आपका ट्रिक बहुत हेल्प करेगा इसको याद करने में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारी चीजें अभी आगे की स्लाइड में आपको मेंशन किया गया है। अब जैसे देखिए ये लेटेस्ट मैप है, लेटेस्ट मैप के अनुसार देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश, जो पीछे हमने बात किया कि लद्दाख है ना, लद्दाख का ये वाला पोर्शन पूरा लद्दाख में आता है। इसके जस्ट पश्चिम में जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है। इसके अलावा जो आपके पश्चिमी राज्य हैं जैसे कि पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, और इधर की तरफ बढ़ेंगे बस एक सरहरी नजर से पूरा अच्छे से देख लेना है। उसके बाद जहां भी डाउट होता है तो तुरंत आप मैप खोल के उसको देख लेंगे। ठीक है, तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, यहाँ महाराष्ट्र है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। फिर इधर बढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, ठीक है, तेलंगाना के ऊपर यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे देखेंगे इसमें मध्य प्रदेश, यहाँ पे उत्तराखंड, हरियाणा और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, तो आप इस साइड से भी आकर के कवर कर सकते हैं सारी स्टेट को, या फिर पश्चिम से आके पूरब में कवर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि जो स्टेट है उनकी पोजीशन क्या है। ठीक है ना, फिर इसके बाद देखेंगे वेस्ट बंगाल है, ऊपर इसके देखेंगे सिक्किम है, यहाँ पे देखेंगे सिक्किम के बाद पूरब में आएंगे तो असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश दिखेगा। भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी यहाँ पे स्थित है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत में द्वीपों की जो श्रृंखला है उसे कहते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वहीं पे दक्षिण के क्षेत्र में तमिलनाडु से लगा हुआ भारत का एक पड़ोसी समुद्री देश है जिसका नाम है श्रीलंका। क्या नाम है? श्रीलंका नाम है। तो श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। अगर पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो द्वीपों की एक और श्रृंखला दिखेगी जो भारत के अधिकार में आती है जिसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप यहाँ पे अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरबियन सी में स्थित है। और भारत के दृष्टिकोण से ये दोनों क्षेत्र, पूरब और पश्चिम दोनों के क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, चाहे बंगाल की खाड़ी हो चाहे आपका अरबियन सी हो। ठीक है ना, तो ये एक तरह से ये पूरा मैप आप अच्छे से स्टडी करेंगे और राज्यों की स्थिति आप देख करके चलेंगे, क्योंकि कभी कभार
आपके एग्जाम हॉल में एग्जाम में क्वेश्चन मैप से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसलिए इस मैप को अच्छे से आप देखेंगे। चलिए अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है कि मुख्य भूमि पर, है ना, मुख्य भूमि पर सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु और सबसे दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। यानी भारत के ये चारों के चारों पॉइंट जो यहाँ पे नाम दिए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है ना। जैसे यहाँ पे पश्चिमी है, ये आपका पूर्वी है, ठीक है, पूर्वी है। तो देखिए सबसे उत्तरी बिंदु का नाम जो है वो इंदिरा कौल है। क्या नाम है? इंदिरा कौल है, जो कि प्रेजेंट टाइम के लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या सर क्रीक गुजरात में स्थित है। सबसे पूर्वी बिंदु की बात करेंगे तो किबीथू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसे कहेंगे मुख्य भूमि पर। कहाँ पे है ये? मुख्य भूमि पर स्थित भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। और नोट डाउन करके एक चीज और नोट करना है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है ना वो इंदिरा पॉइंट है, जिसे हम पार्सन पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। और जिसका अक्षांश 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश बनता है। इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। इसी चीज को मैप के थ्रू दिखाते हैं आपको, तब ज्यादा क्लियरिटी होगी कि कौन सा पश्चिमी क्षेत्र है, कौन सा पूर्वी बिंदु, दक्षिणी या फिर दक्षिणतम बिंदु। आइए देखते हैं। अब देखिए जैसे पूरे पृथ्वी पर हम देखेंगे तो ये सब महासागरों के बीच में ये जो ग्रीन ग्रीन टाइप का दिख रहा है, ये सब आपका स्थलखंड है, ठीक है। अब इसमें जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये वाला चीज, ये हमारा प्यारा भारत देश है ना। ये भारत देश है, ये भारत है। अब इसी को जूम करके इधर ला दिया गया है। जरा इसको देखिएगा कि यहाँ पे जो रेड और ऑरेंज से ये दो लाइन खींची गई है ना, यही भारत की उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की लंबाई को दिखा रहा है। यहाँ पे देखेंगे कि उत्तर से लेकर के दक्षिण में ये जो लंबाई है ना, वो लंबाई है 3200, कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है ना वो 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। यहीं पे देखेंगे कि अभी मैंने पीछे पढ़ाया कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। इंदिरा कौल यहाँ पे दिख रहा होगा, इंदिरा कौल है, जिसका जो अक्षांश है ना वो 37 डिग्री 6 मिनट है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो मुख्य भूमि पर कन्याकुमारी, इसका जो अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दिखाता है, ठीक है। तो ये हो गया उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, दक्षिणी बिंदु आपका कन्याकुमारी। अक्षांश इसका कहां से कहां तक है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अभी अक्षांश और देशांतर के बारे में हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे आगे। फिलहाल के लिए आप देखिए कि भारत की जो पोजीशन है ना मैप में, भारत के मैप में कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक है। इसके अलावा जो पूरब से पश्चिम की बात करेंगे, ठीक है, तो भारत का सबसे पूर्वी जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो एक बिंदु है जिसे कहते हैं किबीथू। क्या कहते हैं? किबीथू। पीछे की स्लाइड में वो नाम मेंशन किया गया है, अगर यहाँ क्लियर ना दिख रहा हो तो पीछे वहां से देख सकते हैं ना, इस वाले में यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे लिखा गया है ना किबीथू, यहाँ पे कहा गया किबीथू, इसको देख लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ इसमें, ये पीछे वाली स्लाइड की चीजें हैं। तो पश्चिमी नहीं पूर्वी बिंदु किबीथू है अरुणाचल प्रदेश का, जिसका देशांतर बन रहा है 97 डिग्री 25 मिनट। और वहां से लेकर के पूर्व में बढ़ेंगे, जो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात, उसमें एक जगह है जिसका नाम है गुहार मोती या सर क्रीक, या क्या नाम है? सर क्रीक। इसका जो देशांतर बनता है 68 डिग्री 7 मिनट बनता है। और ये पूरी की पूरी लंबाई जो है वो 2933 किलोमीटर बनती है। तो भारत का उत्तरी हो गया, दक्षिणी हो गया, पूर्वी हो गया, पश्चिमी हो गया। अब बात करते हैं
भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पे स्थित है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। एक बात और समझने वाली बात है, यहाँ पे एक चीज मेंशन किया गया है कि कर्क रेखा, कौन सी रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो नाम है उसका कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरेगी। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी कुछ आगे आने वाले पॉइंट पे। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती। इस प्रकार से वो कौन कौन से राज्य हैं देखते हैं आगे। 8 राज्य से, अभी इतना याद रखिए, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये चीजें आप अच्छे से देख लेंगे और इसको याद कर लेंगे। ठीक है, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे कुछ और फैक्ट दिया गया है कि समुद्र तट की लंबाई 7517 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तट रेखा 61 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। जमीनी सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है। इन चीजों को क्योंकि इसमें आया है तो अभी केवल आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। अभी समझाने का टाइम आएगा तो इसे मैं अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो जितना भी पॉइंट मैंने बताया इसको नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका। देखिए यहाँ पे ग्लोब में भारत की स्थिति के बारे में बताया जाएगा। ग्लोब क्या है भाई? ग्लोब हर ऑफिस पे के टेबल पे आप लोग देखे होंगे, एक गोल गोल आकृति ऐसे लगी रहती है। ठीक है ना, जिसको एक उंगली से ऐसे घुमाने से भी वो घूम जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लोब। ग्लोब एक्चुअल में है क्या? ग्लोब पृथ्वी का मॉडल है, एक प्रतिरूप है। यानी पृथ्वी तो हम ऐसे रख नहीं सकते ना कहीं। तो अगर कोई पूछेगा ग्लोब यानी ग्लोब है क्या, तो कहेंगे पृथ्वी का एक मॉडल है। ठीक है, यानी एक प्रतिरूप है। तो देखेंगे कि ग्लोब में भारत कहाँ पे लाई करता है, उसके लिए देखेंगे कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी या 30 डिग्री होता है। ठीक है, और भारत का देशांतरी विस्तार, अब देखिए यहाँ पे नया वर्ड आपके सामने आ रहा होगा तो कहेंगे ये अक्षांश क्या है, देशांतर रेखा क्या है। तो इसको देखिए, ये वास्तविक नहीं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि आपको ग्लोब पे ही दिखाई देंगी। ठीक है, ये जो आपका अक्षांशीय देशांतरी विस्तार दिख रहा है, जो हमने पीछे की स्लाइड में यहाँ पे देखा है कि भारत इन्हीं देशांतरों और इन्हीं अक्षांशों के बीच में स्थित है। ठीक है ना, तो वही दिया गया है। अभी और अक्षांश और देशांतर आएगा तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए कुछ फैक्ट है, ये फैक्ट आपको ध्यान देना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी या फिर 30 डिग्री। दूसरा, पहला ये हो गया। दूसरा, ये चीजें आपको ग्लोब में ही दिखेंगी। देशांतरी विस्तार कितना है, जो पीछे मैंने बताया कि 68 डिग्री 7 पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 या 30 डिग्री। तो ये आपको अक्षांश, लैटिट्यूड ऑफ इंडिया, अक्षांश को अंग्रेजी में लैटिट्यूड कहते हैं, देशांतर को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो दोनों चीजों को ये पॉइंट 8 4 37 6 68 7 और 97 25 ये बिल्कुल याद होना चाहिए। डायरेक्शन के साथ दोनों एन है, दोनों ई है, ये भी ध्यान देना है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि भारत किस महाद्वीप का भाग है। अब पूछेंगे सर महाद्वीप क्या है, तो पृथ्वी पर स्थित स्थल खंड का जो सबसे बड़ा भाग होता है ना, उसी को हम महाद्वीप कहते हैं। और विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से एक महाद्वीप है एशिया, और इस एशिया महाद्वीप का हिस्सा अपना भारत है। तो भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। तो बात करें सर कितना है टोटल महाद्वीप, तो कहेंगे 7 महाद्वीप है। तो 7 महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप कौन कौन सा है? तो यहाँ पे देखो एक ट्रिक भी लिखा गया है। अगर आपको जरूरी लगता है ट्रिक तभी अप्लाई कीजिए, अगर वैसे ही याद है तो और अच्छी बात है। तो ट्रिक उन्हीं के लिए है जिनको इसकी जरूरत है, नहीं जरूरत है तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। ट्रिक क्या है? आ नासा एट ईए। क्या है? आ नासा एट ईए। अब देखो इसी वर्ड्स को लेकर के आगे बढ़ना है और आपको ये 7 महाद्वीप कवर हो जाएंगे। जैसे ए फॉर है, ए से है, ए फॉर एप्पल, तो ए फॉर यहाँ पे एशिया याद करेंगे। क्या याद करेंगे? एशिया, जो कि लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है भाई? एशिया महाद्वीप, जिसका हिस्सा अपना भारत है। दूसरे नंबर पे ए फॉर अफ्रीका है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका। तीसरा है एन से, एन जो दिख रहा है ना, नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका। एस से साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। एट से अंटार्कटिका। ई से यूरोप और ए से ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे क्या है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसे हम ओशिनिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओशिनिया, जिसे हम ओशिनिया भी कहते हैं, ओशिनिया महाद्वीप। ठीक है, तो ये 7 महाद्वीप ऐसे क्रम से, ये बढ़ते से घटते के क्रम में है। ठीक है ना, बढ़ते से घटते के क्रम है, यानी सबसे बड़ा आपका एशिया होगा और सबसे छोटा ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया, यानी ये मिनिमम। ठीक है, ये मैक्सिमम सबसे बड़ा, ये मिनिमम यानी सबसे छोटा यहाँ पे महाद्वीप होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखेंगे जो सारे के सारे महाद्वीप है और महासागर, इस स्लाइड में आपको सारी की चीजें दिख जाएंगी। जैसे यहाँ पे आप अगर हम पश्चिम से पूरब की तरह इसको अगर कवर करते हैं तो देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको नीले कलर से दिख रहा है ना, इसका नाम है नॉर्थ अमेरिका। तो पहले नंबर का ये महाद्वीप हो गया पहला, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। यहाँ मैं एटलस के हिसाब से बता रहा हूँ, जो पीछे हमने पढ़ा है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, यानी कि बढ़ते से घटते के क्रम में था। यहाँ पे एक तरफ से चलेंगे तो नॉर्थ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसी के दक्षिण में जो ग्रीन ग्रीन टाइप के दिख रहे हैं, ये दूसरा है वो साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। कौन सा है? दक्षिण। ये उत्तर में उत्तर अमेरिका, दक्षिण में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तीसरा यहाँ पे देखेंगे ये यूरोप लिखा हुआ है। ठीक है, तो तीसरा हो गया आपका यूरोप महाद्वीप। जस्ट इसके नीचे ये अफ्रीका है ना, अफ्रीका। तो चौथे नंबर का अफ्रीका इधर हो गया। थोड़ा सा और पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे एशिया दिख रहा होगा आपको, तो ये 5वां एशिया हो गया। चलिए इसके नीचे आ जाइए तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गया 6ठे नंबर का महाद्वीप। और यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये पूरा पोर्शन जो बर्फ से ढका रहता है हमेशा, इसको हम कहेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप। क्या कहेंगे? अंटार्कटिका। तो ये हमारा 7वां महाद्वीप हो जाएगा। तो ये पृथ्वी के सबसे बड़े स्थलखंड जिसे हम महाद्वीप कहते हैं, ये इस प्रकार से आपको एटलस में दिखाई देंगे। ठीक है, ग्लोब पे भी देखेंगे तो वो ग्लोब में यही चीजें गोल गोल आकार में दिखाई देंगी। ठीक है, अब अगर यहीं पे बात कर ले कि महासागर, ठीक है, तो जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है खाली खाली, यहाँ पे ऐसा नहीं कि पूरा खाली ही है, पूरा का पूरा पानी है ना, क्योंकि 71% भाग में क्या है, 71% पे पानी है और 29% पे स्थल है। अब यहाँ पे देखो लिखा है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, यानी उत्तरी प्रशांत महासागर, है ना, और इधर लिखा है साउथ पैसिफिक ओशियन। है ये पूरा का पूरा प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री यानी इक्वेटर डिसाइड कर रही है कि इधर वाला उत्तरी भाग है, उत्तरी प्रशांत महासागर, इसके नीचे दक्षिणी प्रशांत महासागर होगा। तो प्रशांत महासागर के ये 2 हिस्से उत्तरी और दक्षिणी हो गए। ये एक महासागर तो ये हो गया। दूसरा महासागर यहाँ पे देखिए सबसे उत्तर में आर्कटिक ओशियन। ठीक है, आर्कटिक ओशियन दूसरा महासागर हो गया, दूसरा महासागर। तीसरा यहाँ पे दिख रहा होगा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, तीसरे नंबर का अटलांटिक ओशियन हो गया। अटलांटिक, क्या नाम है इसका? अटलांटिक महासागर। अब 0 डिग्री से अलग हो जाएंगे तो उत्तरी अटलांटिक हो जाएगा, उसके नीचे दक्षिणी अटलांटिक होगा, लेकिन है वो एक ही सागर। ठीक है, जिसे 0 डिग्री के अगर हम उससे कंपेयर करते हैं तो उत्तरी और दक्षिणी हो जाता है। 3 हो गया। चौथा नंबर इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर, इसको क्या कहते हैं? हिंद महासागर। हिंद महासागर चौथा नंबर है, हिंद महासागर, हिंद महासागर चौथा। अब 5वां यहाँ पे दिख रहा होगा कि सदर्न ओशियन यानी दक्षिणी महासागर। ये कौन सा है? सदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर। इसका यहाँ नाम लिखेंगे दक्षिणी महासागर। तो ये दक्षिणी महासागर कोई और नहीं है, ये प्रशांत, है ना, प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के निचले हिस्सों को लेकर के ही ये दक्षिणी महासागर बना दिया गया है। तो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। तो इस मैप में आपको वो सारी चीजें दिख जाएंगी कि कौन कौन से महाद्वीप कहाँ स्थित हैं, कौन कौन सा महासागर कहाँ कहाँ स्थित है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप, चलो भाई ये बता दो पहले एक उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं भारत को? भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत
इतनी विविधताओं वाला देश है कि अलग अलग प्रकार के कल्चर हैं, मौसम के कई प्रकार की पाए जाते हैं, ठीक है, मौसम में परिवर्तन है, ठीक है, प्लस इतना जो यहाँ पे देखेंगे कि जो संस्कृति है यहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो संस्कृतियाँ हैं, जलवायु है, ठीक है, उस सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है हर जगह, ठीक है, बोलचाल अलग अलग दिशाओं में अलग जगह पे बहुत सारी भाषाएं सब अलग अलग हैं, ठीक है। तो इतना विविधताओं वाला देश है जो कि अमूमन ये देखा जाता है कि किसी महाद्वीप में जाएंगे तो अलग अलग देशों में वो सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन हमारे भारत देश में वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो अलग अलग देशों में मिलती हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, उपमहाद्वीप कहते हैं, यानी महाद्वीप जैसे ही ये सारी खूबी हमारा भारत देश अकेला ही रखता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, उपमहाद्वीप कहते हैं। अब यहाँ देखिए कि उपमहाद्वीप के दक्षिण में कौन सा महासागर है, लिखा हुआ हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर विश्व का एकमात्र महासागर है जो किसी देश के नाम पर पड़ा है, इसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है। क्या कभी आपने देखा कि अमेरिका महासागर है? कोई नहीं ना है, कोई कनाडा महासागर है नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के नाम पे पड़ा हुआ हिंद महासागर जरूर होगा, तो इस बात को भी ध्यान देना है। तो इस भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल हैं? तो 7 देश शामिल हैं। उन 7 देश का नाम याद रखना है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, 7 हो गया। तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश और श्रीलंका ये भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश हैं, ठीक है। कुल महासागर कितने हैं? पीछे बताया कितने महासागर हैं, 5 महासागर हैं। तो उन 5 महासागरों का ट्रिक है पैसा। क्या है? पैसा। तो इस पैसे की ट्रिक से आप महासागरों को याद कर लेंगे बड़ी आसानी से, यही पैसा आपको महासागर देगा। क्या देगा? महासागर, पैसों का महासागर। पी से क्या है? पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, यानी ये लार्जेस्ट है। ये क्या है? लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा। दूसरा है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर दूसरे नंबर का सबसे बड़ा। तीसरा इंडियन हिंद महासागर। चौथा सदर्न ओशियन दक्षिणी महासागर। आर्कटिक ओशियन आर्कटिक महासागर। ये पांचों के पांच बिल्कुल किस ऑर्डर में दिए गए हैं? बढ़ते से घटते के क्रम में दिए गए हैं, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए गए हैं। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो क्रम से लगाने के लिए आएगा तब भी आप इसको सही कर सकते हैं इस ट्रिक की मदद से। यहाँ पे नोट करके एक चीज लिखी गई है कि हिंद महासागर विश्व का एकमात्र महासागर है जो किसी देश के नाम पर रखा गया है। वो चीजें बता चुके हैं आपको, तो इस चीज को याद रखना आपको। चलिए देखिए, जो हमने पीछे पढ़ा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार इतना है, देशांतरी विस्तार इतना है, उसी चीज को हम अलग अलग करके आपको यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे कि अक्षांश और देशांतर वाकई में होते क्या है। यहाँ पे पहले डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है इसकी। अब ये देखिए, यही ग्लोब है हमारा, ठीक है ना, यही ग्लोब है। अब इसी को अब एक उंगली से ऐसे घुमा देते हैं तो चारों तरफ घूमने लगता है, ठीक है ना, क्योंकि ये 3D तो है नहीं कि चारों तरफ ऐसे घूमेगा। तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले यहाँ देखो कि इसका डेफिनेशन क्या दिया गया है। अक्षांश यानी लैटिट्यूड, पृथ्वी के केंद्र, यहाँ पे देखो ये कहीं ना कहीं एक केंद्र होगा पृथ्वी का केंद्र। ये क्या है? पृथ्वी का केंद्र। पृथ्वी के केंद्र या भूमध्य रेखा, यानी ये वाली जो रेखा है ना, जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, उसी को हम भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी का केंद्र या फिर भूमध्य रेखा का मध्य बिंदु, यानी ये वाला जो लाइन है ना, उसका मध्य बिंदु यही होगा, पृथ्वी का केंद्र पर खींची गई मध्य बिंदु से पृथ्वी के परिधि पर खींची गई। पृथ्वी का परिधि ये होगा, पृथ्वी का परिधि होगा, खींची गई कोणीय दूरी एंगुलर डिस्टेंस अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। अगर ऐसे देखें कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के केंद्र या फिर एक लाइन ऐसे खींच दें, इसको 0 डिग्री कहेंगे, भूमध्य रेखा। पृथ्वी के केंद्र भूमध्य रेखा के से पृथ्वी की परिधि पर खींची गई कोणीय दूरी, इसको क्या कहते हैं हम? कोणीय दूरी यानी एंगुलर डिस्टेंस इसको कहते हैं। खींची गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है, क्योंकि इसको हम डिग्री में, ठीक है, डिग्री में, मिनट में और सेकंड में प्रदर्शित करते हैं। तो 0 छोटे 0 का मतलब है, छोटा जो 0 ऊपर लगा है इसका मतलब है डिग्री। ये क्या है? डिग्री। 1 डैश का मतलब है मिनट
और डबल डैश का मतलब है सेकेंड। ठीक है, तो अक्षांश या देशांतर को हम डिग्री, मिनट और सेकेंड में प्रदर्शित करते हैं। तो केंद्र और भूमध्य रेखा के मध्य बिंदु से पृथ्वी के परिधि पर खींची गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाता है। जैसे मैंने इधर खींचा है वैसे इधर भी खींच सकते हैं। वहां पे लिखा जो है 5 डिग्री, 5 मिनट और 3 सेकेंड। ठीक है, ये आपका एक ही अक्षांश हुआ, दोनों एक ही अक्षांश हुआ। अब इस दोनों अक्षांशों को एक सीधी रेखा से ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका अक्षांश, ये हो गया आपका अक्षांश, और दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा ये हो गई अक्षांश रेखा, यानी लैटिट्यूड लाइन, अक्षांश रेखा। ठीक है, अब इसी तरह हम केवल इन लाइनों की बात करें तो ऐसे ही बहुत सारी ऐसे लाइन खींची जा सकती है, इस प्रकार से लाइन खींची जा सकती है और जिसका अक्षांश अलग अलग होगा। ठीक इस 0 डिग्री के नीचे भी ऐसे बहुत सारी लाइन खींची जा सकती है। ठीक है ना, बहुत सारी ऐसी लाइन खींची जा सकती है जिसके सामने 1 डिग्री लिखा होगा, 2 डिग्री लिखा होगा, 20 डिग्री लिखा होगा, 50 डिग्री लिखा होगा और लास्ट में यहाँ 90 डिग्री लिखा होगा। ठीक है, ऐसे ही इधर भी सारी चीजें होंगी। बस अंतर क्या है कि यहाँ पे 0 डिग्री के ऊपर जो भी अक्षांश लिखा जाएगा उसके सामने यहाँ पे यन का निशान होगा, यानी उत्तरी, क्योंकि ये 0 डिग्री पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जो भी अक्षांश होंगे वो उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा होंगे, इसलिए सबके सामने यन लगा रहेगा, और दक्षिणी गोलार्ध में सबके सामने यस लगा रहेगा, इसलिए ये दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा है, इसलिए यस लगा रहेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है, जिसको हम दक्षिणी पोल कहते हैं, है ना। ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, इधर आपका उत्तरी ध्रुव होगा 90 डिग्री यस, यहाँ पे 90 डिग्री एन होगा, इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। तो इस चीज से आपको समझना है कि यहाँ पे हमने जो देखा है कि पृथ्वी के केंद्र या भूमध्य रेखा के मध्य बिंदु से पृथ्वी के परिधि पर खींची गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। 2 समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। तो इस प्रकार से देखोगे कि 0 डिग्री के ऊपर 23.5 डिग्री, ठीक है, फिर यहाँ पे 66.5 डिग्री और उत्तर में नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव दिखाई देगा। इसी 0 डिग्री के बाद नीचे से देखोगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी मकर रेखा, अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव भी दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपको ग्लोब में इसी प्रकार से दिखाई देगा। ये सारी रेखाएं ऊपर से नीचे आती हुई देशांतर और इधर पूरब से पश्चिम में आते हुए कौन सी रेखाएं होंगी, अक्षांश रेखाएं आपको दिखाई देंगी, अक्षांश रेखाएं दिखाई देंगी। ठीक है, कुछ फैक्ट की बात करेंगे अक्षांश के बारे में। जैसे यह एक काल्पनिक रेखा है, यानी वास्तविकता में कोई भी रेखा नहीं खींची गई पृथ्वी पर, बस इसका कुछ अपना महत्व है। ठीक है, इसलिए इसे खींचा गया है। और अक्षांश से हम किसी भी जगह का स्थान का पता करते हैं, यानी कि उसकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है, जलवायु कैसी, ये सारी चीजें हम अक्षांश से पता कर पाएंगे। काल्पनिक रेखा है, क्षैतिज रेखा जो होती है हॉरिजॉन्टल, समानांतर होती है एक दूसरे के समानांतर पैरेलल, इसलिए एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। 2 अक्षांशों के बीच स्थान को क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं, जोन कहते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और 2 अक्षांशों के बीच दूरी कितनी होती है, 111.13 किलोमीटर। अगर बात करें कि अक्षांश रेखा का जो आकार होता है वो सर्कुलर होता है, और अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 तथा अक्षांश रेखा की संख्या 179 होती है। ठीक है, अक्षांशों की संख्या जो आपको डिग्री में दिखाई देते हैं वो 181 होते हैं, और जो रेखाएं बनती है ना वो 179 बनती हैं, क्योंकि इसमें दोनों ध्रुवों को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट साइज कवर कर देते हैं, लाइन का निर्माण नहीं करते हैं, इसलिए 2 संख्याएं घट जाएंगी अक्षांशों से और रेखाएं बन जाएंगी 179। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये फैक्ट आपके काम आने वाला है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश के बारे में यहाँ भी जानकारी दी गई है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो अक्षांश है वो आपका इक्वेटर ही है। ठीक है, इसके अलावा जो और जो रेखाएं हैं मकर और कर्क वो इंपॉर्टेंस रखती हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण और लंबी अक्षांश भूमध्य रेखा है। क्या है, भूमध्य रेखा है। इक्वेटर की लंबाई की बात करें तो 40,075 किलोमीटर या मील में 25,000 मील इसकी लंबाई है। इसी इक्वेटर को हम विषुवतीय परिधि, इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं, और यही इक्वेटर पृथ्वी को कितने बराबर हिस्सों में बांटता है, 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जो मैंने पीछे बात की वही यहाँ पे फैक्ट लिखा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध का हिस्सा है, तो आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है।
कर्क रेखा जिसका अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी है, 23.5 डिग्री उत्तरी है, क्या है 23.5 डिग्री उत्तरी है ना, भारत के मध्य से होकर गुजरती है और 8 राज्यों से होकर जाता है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कहोगे माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। इस बात को बिल्कुल दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि 8 राज्यों से होकर जाती है। कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये फैक्ट डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे जरा देख लीजिए कि पश्चिम से पूरब की तरफ चलते हुए, है ना, ये वाला जो है वेस्ट यानी पश्चिम से पूर्व का क्रम है ये। सबसे पहले कर्क रेखा गुजरात में, फिर राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम में जाएगी। तो ये पश्चिम से पूरब में क्रम है। और 8 राज्य, यही तो 8 राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। और इस ट्रिक से देखेंगे कि वो 8 राज्य याद करने का ट्रिक, मित्र पर गमछा झार। कौन सा है? मित्र पर गमछा झार। यानी जो पहला यहाँ पे मी लिखा है इसका मतलब है मिजोरम। क्या नाम है इसका? मिजोरम। दूसरा है त्र से है त्रिपुरा। त्र से क्या है? त्रिपुरा। तीसरा है प से है पश्चिम बंगाल। प से आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। चौथा है आपका र से राजस्थान आ जाएगा, र से राजस्थान। पांचवा है आपका ग से गुजरात, ग से गुजरात। 6 नंबर पे आएगा आपका म से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। 7वें नंबर पे यहाँ पे देंगे छा से छत्तीसगढ़। और 8वां आ जाएगा आपका झार से झारखंड। झार से झारखंड आ जाएगा। तो इस टिक से मित्र पर गमछा झार से वो 8 राज्यों का नाम आपको याद हो जाएगा। और यहाँ से पश्चिम से पूरब अगर आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा तो इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से राज्य इस कर्क रेखा के बीचों बीच में आते हैं। आपको क्लियरिटी यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है, यहाँ पे क्लियरिटी आपको दिखाई देगी कि कौन कौन से। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यही है। आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या फिर है ना कंप्यूटर कहीं भी देख रहे होंगे तो आप गूगल सर्च करेंगे कि कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपके सामने यहाँ पे नजर आएंगी। तो यहीं से आपकी कर्क रेखा होकर के जाती है। तो इस चीज को ध्यान दे देना। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यही चीजें हैं जो आपको पीछे बताया गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए यही रेखाएं हैं जिसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा, मकर रेखा, इक्वेटर या फिर आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, जो कि अक्षांश का पार्ट है, ठीक है। जो वहां पे मैंने फैक्ट बताए थे उस फैक्ट को इस ग्लोब वाली सीरीज में देखेंगे कि कौन कौन सी रेखा है जिसका नामकरण इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। यहाँ पे देखिए कि जो अक्षांश रेखा है ना वो क्या करती हैं? ग्लोब को किसमें? कटिबंधों में बांटती हैं। किसमें बांटती हैं? कटिबंधों में, यानी कि जोन में डिवाइड करती हैं। तो आप देखोगे कि 23.5 जो है ना, इस 23.5 डिग्री को कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। इस 33.5 डिग्री को क्या कहते हैं? 33.5 नहीं 23.5 है। इसको कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। तो मकर और कर्क के बीच में ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, इसको हम कहेंगे उष्ण कटिबंध। क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। कर्क से मकर के बीच में उष्ण कटिबंध, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के पास है, यहाँ पे गर्मी हमेशा रहती है। उष्ण मतलब गर्म होता है। इसके ऊपर बढ़ेंगे तो कर्क रेखा से यहाँ पे अंटार्कटिक है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉरी, यहाँ आर्कटिक सर्कल लिखा है। क्या लिखा है? आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त, हिंदी में आर्कटिक वृत्त। नाम इसका उधर लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिख पा रहे हैं तो यहाँ पे देख लीजिएगा, दिखेगा आपको 66.5 डिग्री का आर्कटिक वृत्त। तो कर्क से आर्कटिक का क्षेत्र क्या कहलाता है? उत्तरी
शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। और आर्कटिक से लेकर के उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र पूरा का पूरा उत्तरी शीत कटिबंध कहलाता है। जैसे जैसे चीजें उत्तरी 0 डिग्री के ऊपर हैं, ठीक वैसे ही इस अक्षांश रेखा के यानी भूमध्य रेखा के नीचे भी वही सारी चीजें होंगी। जैसे यहाँ पे देखेंगे उत्तरी शीतोष्ण था, तो यहाँ पे दक्षिणी शीतोष्ण हो जाएगा, मकर से लेकर के कहां तक, अंटार्कटिक सर्किल तक। इसको क्या बोलेंगे, अंटार्कटिक। अंटार्कटिक अंटार्कटिक है ये, ठीक है, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है, अंटार्कटिक वृत्त ये पूरा दक्षिणी शीतोष्ण कहलाएगा। और अंटार्कटिक वृत्त से लेके दक्षिणी ध्रुव तक ये पूरा का पूरा क्षेत्र दक्षिणी शीत कटिबंध कहलाता है, ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं कितने कितने जोन में डिवाइड है, कितने कटिबंधों में डिवाइड, तो यहाँ से गिनती कर लीजिए। उत्तरी शीतोष्ण है ना, शीत कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण या फिर दक्षिणी शीत कटिबंध, ये सारे के सारे जोन आपको याद रखने हैं। और किस अक्षांश का क्या नाम है ये भी ध्यान में रखना है। 66.5 का क्या नाम है, 90 डिग्री का क्या नाम है उत्तरी अक्षांश का, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस अक्षांश पे स्थित है, इक्वेटर का अक्षांश क्या है 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा का अक्षांश क्या है ना, अंटार्कटिक सर्किल का अक्षांश क्या है, दक्षिण ध्रुव का अक्षांश क्या है यानी 90 डिग्री दक्षिणी, दक्षिण ध्रुव का अक्षांश क्या है 90 डिग्री यस यानी दक्षिणी अक्षांश पे स्थित है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आप एक सर्कल बना करके ड्रॉ करके उस पे ये लिस्टिंग कर देंगे नाम का, तब जाके आपको याद हो जाएगा आसानी से। चलिए अक्षांश के बाद वैसे ही ठीक देशांतर का भी पॉइंट है कुछ, है ना, कि देशांतर किसे कहते हैं, तो परिभाषा के रूप में यहाँ पे चीजें दी गई हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या होता है देशांतर, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाती है। ये भी एक इमेजिनरी लाइन यानी काल्पनिक है, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर होती है, ठीक है, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, अर्धवृत्ताकार होती है यानी सेमी सर्कुलर होती है। जैसे अक्षांश से हम है ना पर्यावरणिक घटना यानी जलवायु के बारे में, उस स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वैसे ही देशांतर से हम समय के बारे में पता चलता है। इससे क्या पता चलता है, इससे हमें समय के बारे में पता चलता है। दो देशांतरों के बीच क्षेत्र क्या कहलाता था, गोरे, क्या कहलाता है, गोरे। जैसे दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, कटिबंध, वैसे इसमें दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र गोरे कहलाता है। और उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। अगर पूछा जाएगा कि सर्वाधिक दूरी बताओ किसके किसके बीच में होती है दो देशांतर में, तो कहोगे सर इक्वेटर पे सबसे ज्यादा दूरी और सबसे कम दूरी ध्रुवों पर होती है। कहाँ होती है, ध्रुवों पर। जैसे 0 डिग्री अक्षांश सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, वैसे ही सबसे प्रमुख देशांतर 0 डिग्री है जिसे हम प्रमुख मध्याह्न कहते हैं, जो विश्व के 8 देशों से होकर गुजरता है। कितने देशों से, 8 देशों से गुजरता है। इसको भी इंपॉर्टेंट करके लगा दीजिएगा आप लोग, क्योंकि यही 0 डिग्री 8 देशों से होकर गुजरता है और इस देशांतर से हमें समय के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे जो 8 देश है ना, वो कौन कौन, ये जो 0 डिग्री है वो कौन कौन देश से गुजर रहा है, यहाँ पे जरा देखिएगा। ट्रिक क्या है इसका, घाट में बीएसएफ, क्या है, घाट में बीएसएफ, घाट में बीएसएफ, क्या है, घाट में बीएसएफ। ट्रिक क्या है, वो 8 देश जहां से 0 डिग्री देशांतर गुजरती है, यहाँ पे मैप में भी दे सकते हैं आप लोग, ऊपर से लेकर नीचे तक। यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस से, स्पेन से, अल्जीरिया से, माली से, बर्किना फासो से, टोगे से और घाना से। एक बार फिर से देखिए, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। यहाँ पे देखेंगे ये जो 8 देश है ना, उसी का यहाँ ट्रिक है कि घाट में बीएसएफ, जिसमें जी फॉर है घाना, ए फॉर अल्जीरिया, टी टोगो, एम माली, ई से इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम, बी से बर्किना फासो, एस से स्पेन और एफ से फ्रांस। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यही 8 देश है जहां से 0 डिग्री देशांतर होकर गुजरती है। ठीक है, ऊपर से नीचे का क्रम भी याद करना है तो इसको अच्छे से याद करेंगे, केवल और केवल देश याद करना है तो इसको याद करेंगे। ठीक है, मेरा मानना है कि दोनों चीज आप लोग याद रखेंगे।
जीरो डिग्री का मुख्यालय है ना लंदन के ग्रीनविच शहर में है। कहाँ पे है? लंदन की ग्रीनविच। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जीरो डिग्री का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन के ग्रीनविच में है। और पृथ्वी को कितने कितने टाइम जोन में बांटा गया है? तो आप कहेंगे 24 टाइम जोन में। कितने हैं? 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। क्योंकि हम देशांतर से समय के बारे में पता करते हैं तो 24 घंटे का समय और पृथ्वी को 24 टाइम जोन में डिवाइड भी किया गया है। अब सबसे ज्यादा अगर पूछेगा टाइम जोन बताओ विश्व में कहाँ पाया जाता है, तो आप कहोगे फ्रांस में। कितने टाइम जोन में बांटा गया इसे? तो 12। उसके बाद अलावा रसिया में 11 है, यूएसए में 9 टाइम जोन बनाया गया है। ठीक है। और ये जो जीरो डिग्री है विश्व की मानक समय रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? विश्व की मानक समय रेखा कहलाती है। और इससे मानक समय निर्धारित किया गया है, स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित किया जाता है। उसी तरह से भारत में भी एक मानक समय रेखा गुजरती है जिसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये भारत का मानक समय निर्धारित करती है और भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कौन से 5 राज्यों से होकर के भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। तो इसका बहुत ही शानदार ट्रिक है। इस ट्रिक को आप बेहतर तरीके से याद करेंगे कि यूपी-एमपी की आंधी में 36 चिड़िया उड़ी। यूपी-एमपी की आंधी में 36 चिड़िया उड़ी। तो एक राज्य तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, तीसरा यहाँ पे दिख रहा होगा आंधी से आंध्र प्रदेश, 36 से छत्तीसगढ़ है ना, और उड़ी से आपका उड़ीसा। यानी ये 5 राज्यों से होकर के आप भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। तो ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा ये 5 राज्य। फिर पूछेगा सर बताइए भारत देशांतरी रूप से किस गोलार्ध का हिस्सा है? पूर्वी है कि पश्चिमी? तो कहेंगे पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। किस गोलार्ध का हिस्सा है? पूर्वी गोलार्ध। और भारत का देशांतरी विस्तार, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने बताया था कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, क्योंकि हम अलग से देशांतर पढ़ रहे हैं। यहाँ भी जानना आपके लिए जरूरी होगा कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक भारत का देशांतरी विस्तार है। ठीक है। ये सारे फैक्चुअल बातें हैं, इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करेंगे क्योंकि एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कौन सा राज्य 82.5 डिग्री पर स्थित नहीं है। तो आपको ये अगर पता होगा तो उसमें से आप एलिमिनेट कर ले जाएंगे। अब देखिए यही राज्य है ना, जहां से आपकी 82.5 डिग्री गुजरती है। देखिए ये उत्तर प्रदेश है 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपका मध्य प्रदेश है, तीसरा यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, तीसरा यहाँ दिख रहा होगा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा है, यहाँ पे 5वां आपको आंध्र प्रदेश है। ठीक है। इनका नाम भी दिया गया है तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ से देखिए 82.5 डिग्री ऐसे गुजर रही है। यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे देशांतर, महत्वपूर्ण देशांतर दिए गए हैं जिसकी स्थिति और कार्य क्या है ये ध्यान दे रहा है। जैसे 0 डिग्री ये कहाँ से गुजरती है और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कहेंगे ग्रीनविच लंदन से गुजरती है, यहीं पे इसका मुख्यालय है। नाम क्या है इसका? प्रधान मध्याह्न यानी प्राइम मेरिडियन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं इसको। कार्य क्या है? फंक्शन क्या है इसका? अंतरराष्ट्रीय मानक समय निर्धारित करती है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा निर्धारित करती है। घड़ी का समय जो हमारा है वो कहाँ से आता है? इस 0 डिग्री देशांतर से ही बनाया गया है घड़ी का समय, यानी कि घंटा, मिनट और सेकंड में। दूसरी जो देशांतर रेखा है दूसरी वो 180 डिग्री देशांतर है जो प्रशांत महासागर से जाती है और ये डिसाइड करती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसको कहते हैं। और ये डिसाइड करती है कैलेंडर का समय। क्या करती है? कैलेंडर का समय हमारा निर्धारित करती है, कैलेंडर का समय निर्धारित करती है। ठीक है। यानी डेट, मंथ और ईयर का जो समय होगा ना, ये जो दिखाई देगा आपको 180 डिग्री से यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। तीसरा और महत्वपूर्ण 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी जो है उसका जो मुख्यालय है वो प्रयागराज नैनी में बनाया गया है। इसको कहते हैं भारतीय मानक समय रेखा। क्या कहते हैं? भारतीय मानक समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। और कार्य क्या है इसका? भारत का मानक समय निर्धारित करती है। क्या करती है? भारत का मानक समय निर्धारित करती है। तो ये 3 देशांतर रेखाओं को बड़े अच्छे से आप लोग याद करेंगे। इनका जो फैक्ट है, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको भी आप लोग अच्छे से रिवाइज करके याद कर लेंगे। तो फंक्शन, नेम, प्लेस, जो 3 महत्वपूर्ण देशांतर है इसको इसी तरह से याद करेंगे कि घड़ी का समय
कौन डिसाइड करता है, कैलेंडर का समय कौन डिसाइड करता है, और भारत की मानक समय रेखा कौन सा देशांतर कहलाती है। इसके अलावा एक संबंध यहाँ पे आता है, एक रिलेशन आता है कि जीएमटी और आईएसटी में संबंध बताइए, कौन सा इसमें से सही होगा। तो ये एक संबंध याद करना है आपको कि आईएसटी बराबर जीएमटी प्लस 5.5 घंटा। ठीक है, आईएसटी मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जीएमटी मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम, वही लंदन ग्रीनविच के लंदन के ग्रीनविच वाला, उसे क्या हम कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच टाइम कहते हैं, यहाँ ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, यहाँ पे मीन छूटा हुआ है, ग्रीनविच मीन टाइम। तो ये संबंध है, यानी कि ग्रीनविच टाइम से भारत का जो समय है वो 5.5 घंटा आगे है। यहाँ पे एक अपवाद वाला पोर्शन ये है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त दोनों पहले अरुणाचल में होगा और 2 घंटे बाद गुजरात में होगा। ठीक है, गुजरात में होगा। क्यों? क्योंकि भारत के सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश होता है, वहां पे सूर्य की किरणें पहले पहुंचती हैं, तो यहाँ पे सूर्योदय पहले होता है। और वही जब सूर्य भगवान जब वही पूरब से पश्चिम में चले जाते हैं, तो क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सबसे पूरब में है, तो वहां के लोगों को सबसे पहले सूर्यास्त होने का अनुभव भी होता है, इसलिए वहां पे 2 घंटा पहले ही हो जाएगा गुजरात से सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था आपका पहला चैप्टर। इसमें पहले चैप्टर में बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। तो हमसे जुड़े रहिए। प्लेटिनम क्लास को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के अच्छे वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।